तो अब इसमें देखिए ये कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, इसमें मैं ये क्वेश्चन 15 डिस्कस करना चाहूंगा। और क्वेश्चन 15 में देखिए कई कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, नीट में आ चुका है, जेई मेन में आ चुका है। तो इसमें कह रहा है अ बीम ऑफ लाइट consisting of red, green and blue color is incident on a right angle prism. The refractive indices of the material of the prism for the above red, green and blue wavelength are this. The prism will, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें समझना होगा कि TIR की कंडीशन किस कलर के लिए सेटिस्फाई होगी और किस कलर के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि ये अगर हमें पता लग जाएगा तो हम ये बता पाएंगे कि कौन से कलर का TIR होगा और कौन से का नहीं होगा, राइट। और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा कलर बाहर निकलेगा और कौन सा अंदर रह जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फिगर से समझ लेते हैं इसको। तो अब यहाँ पे 3 कलर है, लेकिन मैं पहले एक कलर के लिए समझ लेता हूँ, किसी भी एक कलर के लिए। और अभी उसका नाम यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर रहे कौन सा कलर है, जस्ट एक कंडीशन देख रहे हैं कि किस कलर के लिए क्या कंडीशन होगी। और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, म्यू की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए ये रे ऐसे आ रही है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ रही है, तो ये सीधे ऐसी चली जाएगी। और इसमें एक कोई कलर ऐसा हो सकता है जो ऐसे आ जाए। अब देखिए ये एंगल आपको क्वेश्चन में दिया है 45, तो और ये वाला एंगल 90 दिया है, ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, ठीक है। 45 का एंगल दे रखा है और ये अब देखिए हमें ये देखना होगा कि ये 45 का जो एंगल है, अगर किसी कलर के लिए 45 का ये एंगल अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो उसका ऐसे TIR हो जाएगा, क्योंकि यहां से जब टकराएगा तो ये एंगल बीच वाला ये 90 का हो जाएगा। देखिए 45 ऐसे है, ऐसे टकराया, ये 45 पे चला जाएगा और ये नॉर्मल हो गया, तो ये जो एंगल है ये भी 45 हो गया, है ना। ऐसे सीधे गया, यहाँ टकरा गया और ऐसे हो गया, ये नीचे से निकल जाएगा। और हो सकता है कोई कलर इनमें से बाहर भी निकले। अब बाहर कौन सा निकलेगा वो देखना पड़ेगा, जिसका TIR नहीं होगा वो बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये कहूंगा ये 45 डिग्री अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ किसी कलर के लिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब देखिए अगर किसी कलर के लिए, किसी भी कलर के लिए ये 45 का एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो वो कलर ऐसे मुड़ जाएगा। तो अब ये आ गया, और इसमें मैं इक्वल की कंडीशन भी नहीं ले रहा, क्योंकि इक्वल के केस में ये जस्ट ग्रेज करते हुए यहाँ से बाहर निकलता है, ऐसे कहा जा सकता है। तो मैं ग्रेटर की कंडीशन ले रहा हूँ, ग्रेटर की कंडीशन ले रहा हूँ। और अब इसमें यहाँ पे आप देखिए 45 ग्रेटर देन सी, तो दोनों तरफ साइन का रिलेशन हमने ले लिया। तो साइन 45 ग्रेटर देन सी, तो 1/√2 इधर आ जाएगा, और ये 1/μ यहाँ आ जाएगा, म्यू को हम इधर ले आएंगे और ग्रेटर देन √2। सिंपल सी बात है। फॉर ये मैंने लिखा है फॉर TIR की कंडीशन ये है कि एंगल 45 जो है किसी भी कलर के लिए, हमें नहीं पता कौन सा कलर है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर ये क्रिटिकल एंगल से एंगल बड़ा हुआ या म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन √2 हुई किसी के लिए, √2 का मतलब 1.414, यानी इफ म्यू इज ग्रेटर देन 1.414 फॉर एनी कलर, it will suffer TIR। इसका क्या हो जाएगा? TIR हो जाएगा। it will suffer TIR, इसका TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका। अब आप देखिए क्वेश्चन में हमें म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, एक बार देख लेते हैं। म्यू की जो वैल्यू दे रखी है, और अच्छा सवाल है ये, फिर आ सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छा क्वेश्चन है, फिर आ सकता है। एक बार म्यू की वैल्यू देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखी है। रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के लिए, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के लिए
जो म्यू की वैल्यू दी है, म्यू की वैल्यू दैट इज गिवन यू 1.39, ठीक है, 1.44 एंड 1.47, ठीक है, 1.39, 1.44, 1.47, ठीक। अब आप मुझे देख के बता सकते हैं कि ये वैल्यू को छोड़ के बाकी ये दोनों वैल्यू ध्यान से देखें 1.414 से ज्यादा है। लॉजिक आप देखिए 1.414 से ज्यादा है किस कलर के लिए, ग्रीन और ब्लू के लिए ज्यादा है। इसका मतलब हुआ ग्रीन और ब्लू का तो हो जाएगा TIR, ग्रीन और ब्लू कलर, या रेड ग्रीन ब्लू मान लो एक बीम टाइप की थी, उसी में तीनों कलर थे, तो इसमें इधर ग्रीन और ब्लू का तो पक्का TIR होगा और रेड वाला इसमें से बाहर आ जाएगा। मैंने तीन अलग अलग रे नहीं दिखाई, मैंने तीनों को एक साथ ऐसे भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भेज सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ऐसे इसमें ऐसे दिखाई, मैं ऐसे भेज देता हूँ, क्या दिक्कत है। ऐसे आएगी तो रेड और रेड कलर इधर आ जाएगा क्योंकि इसका TIR होगा नहीं, और ग्रीन और ब्लू इधर आ जाएगा, ठीक है, ग्रीन और ब्लू इधर आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा भैया वो D वाला होगा। नीचे शायद ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ थी, हो सकता है आपके पास जो आया है ये पुरानी वाली आ गई थी, मैंने इसमें करेक्ट कर दिया, D में फर्स्ट लिखा हुआ था, वो D का ऑप्शन लिख के 15 का ऑप्शन मैंने D कर दिया है। हो सकता है आपके पास जो शीट मैंने भेजी हो बाई मिस्टेक पुरानी वाली आ गई होगी जिसमें आंसर 1 लिखा हुआ था। 1 एक्चुअली क्या है, किसी दूसरे सोर्स से लिया होगा, वो बाद में ऊपर नीचे ऑप्शन हो गए, मैंने इसमें करेक्शन कर दिया, आप अपनी शीट वाले में भी कर लेना। 15 का आंसर D है और वो 1 लिखा हुआ था क्योंकि जो AIPMD में क्वेश्चन में ऑप्शन 1 2 3 4 में आते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो आंसर है ये 15 वाला, ठीक है। द सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम ग्रीन एंड ब्लू कलर, ठीक है, तो D आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है, D वाला आंसर हो जाएगा। ग्रीन और ब्लू इधर आ गए, रेड इधर आ गया, और देखिए सीधे ये यहाँ निकल आएंगे क्योंकि ये इस सरफेस में भी परपेंडिकुलर आएंगे, और परपेंडिकुलर का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, तो पार निकल जाएंगे बिना डेविएट हुए, पार निकल जाएंगे बिना डेविएट हुए। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा एग्जांपल है, इसको लेके भी कंफ्यूजन रहता है। क्या कह रहा है देखिए इसमें, बीम ऑफ लाइट कंपोज ऑफ रेड एंड ग्रीन रे इज इंसिडेंट ओब्लिकली at a point on the face of a rectangular glass slab. When coming out on the opposite parallel face, the red and green ray emerge from. ये मैं बता दूं ये क्वेश्चन AIPMT का जरूर है, लेकिन आपको अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग ये इसके आंसर मिल सकते हैं, अलग अलग किताबों में इसके आंसर अलग दिए हैं। मैं आपको अपना बताता हूं जो मुझे लगता है कि सही है। और सबसे पहले कई बच्चों को क्या लगता है कि ये ग्लास स्लैब है तो इसमें डिस्पर्जन तो होगा नहीं, लेकिन इसमें होगा डिस्पर्जन। क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे यहां से ये बीम आ रही है, ये ऐसे करके आएगी, ठीक है, तो लाइट डिस्पर्स हो सकती है इसमें ग्लास स्लैब में। वैसे नॉर्मली हमें एक परसेप्शन होता है कि अगर पैरेलल फेस होते हैं तो डिस्पर्जन 0 होता है, लेकिन हो सकता है, मैंने कहा वो डिपेंड करता है कि अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है या नहीं है। आप इसको जैसे प्रिज्म के कॉम्बिनेशन हम आगे पढ़ते हैं, तो प्रिज्म के कॉम्बिनेशन में ऐसे करके मैं लाइन अगर बीच में से खींच दूं तो एक प्रिज्म इधर हो जाएगा, एक प्रिज्म इधर हो जाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म हम पढ़ते भी हैं। और वहां दो तरह के केस होते हैं, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, हालांकि वो थिन प्रिज्म का केस होता है, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। फिलहाल की जो यहाँ सिचुएशन होगी तो रेड और ग्रीन रे इंसिडेंट ओब्लिकली एट ए पॉइंट ऑन द फेस, रेड और ग्रीन लाइट मान लो इसमें दोनों है, एक रेड और ग्रीन लाइट है, दोनों ऐसे आती है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ से जो निकलेगी, ठीक है, तो वो तो अलग अलग कलर निकलेंगे या सिंगल निकलेंगे या विल दे गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो सिंपल लॉजिक अब तक हमने जो पढ़ा है वो लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। और लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि लाइट रे यहाँ जब आएगी इस मीडियम में, तो आप देखिए रेड और ग्रीन कलर दोनों के लिए म्यू इस मीडियम का डिफरेंट होगा। हम जानते हैं कि म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू की वैल्यू 2 कलर के लिए 4 कलर के लिए लेमडा पे जो भी है उसके लिए डिपेंड करती है लेमडा पर, राइट। तो ये स्क्रीन मैंने बड़ी कर दी, क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा आपने। अब ये रेड और ग्रीन कलर है तो ये लाइट ऐसे करके आएगी इस तरह से, और आगे जाके 2 कलर में ये सेपरेट होगी, ठीक है, इट गेट्स सेपरेटेड इन 2 कलर। अब यहां से क्या होगा, और रीजन ओबियस है, रेड और ग्रीन यहाँ पे ये 2 हैं, ठीक है, रेड और ग्रीन 2 कलर है, तो इसके लिए डिफरेंट म्यू आएंगे, और जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका आई कम होगा। देखो हम इधर से एंगल ऑफ इंसिडेंस देखें तो मैं कहूंगा आई साइन
या 1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर। ध्यान देना, कौन सा कलर ज्यादा मुड़ेगा, ये भी एक सवाल हो सकता था। कौन सा कलर ज्यादा मुड़ेगा, ये भी एक सवाल हो सकता था। तो आप स्नेल्स लॉ जब लगा रहे हैं तो 1 साइन आई, दोनों के लिए आई तो सेम है भैया, और 1 यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू अब अलग होगा, तो जिसका म्यू ज्यादा होगा उसके लिए आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसका म्यू ज्यादा होगा उसके लिए आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। तो हम जानते हैं ये रेड कलर के लिए मोर, क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो आई 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर, 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर, ये आपका रेड, ठीक है, और ये रेड है। तो अब इसमें रेड जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, रेड मोर, ठीक है, रेड मोर, तो साइन आर यहां पर, तो ये आर क्या हो जाएगा, लेस। आर लेस का मतलब ये वाला रेड होगा और ये वाला ग्रीन होगा। अब देखिए, हमने कल तक ये पढ़ा था कि जो लाइट है, ठीक है, पिछली क्लास में, पिछली 2-3 क्लास में, कि लाइट जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से ऐसे जाती है तो वो लेटरली शिफ्ट हो जाती है। तो लेटरली तो शिफ्ट हो गई, और जब बाहर निकलती है एक फेस से जब दूसरे फेस, एक से एंटर होकर दूसरे से जब निकलती है, तो इंसिडेंट रे और जो ट्रांसमिट होती है वो पैरेलल होती है। तो जाहिर सी बात है ये सेपरेट तो हो गई, बट ओरिजिनल बीम ये है, तो इस ओरिजिनल बीम के कैसे निकलेगी, पैरेलल, ये और ये, ठीक है, ठीक। तो ये इस तरह से ये बीम निकलेगी, तो रेड वाली ये हो गई और ग्रीन वाली ये हो गई। तो दो बातें हैं, पहली बात ये सेपरेट हो गई, दूसरी बात जब बाहर निकली तो पैरेलल निकली। एक पहली बात सेपरेट हो गई, दूसरा जब बाहर निकली तो पैरेलल हो गई और डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं गई, सेम डायरेक्शन में जा रही है। और क्यों, उसकी वजह क्या है, ये रेड और ग्रीन यहाँ पैरेलल थी, तो जब निकलेंगी तब भी तो पैरेलल होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था डायरेक्शन नहीं बदलता, पैरेलली शिफ्ट हो जाती है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और इसका आंसर आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकता है। देखिए लेटरल शिफ्ट का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, टी सेक आर, अभी 2-3 दिन पहले, साइन आई माइनस आर, याद हो तो, ये फॉर्मूला बताया था। तो ये लेटरली शिफ्ट हो गई, ये दोनों इधर शिफ्ट हो गई, लेकिन दोनों अलग अलग पॉइंट से निकलेंगी, आर और डी। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो आप देख सकते हैं, और सही आंसर क्या होगा, तो 16 में अब ऑप्शन पढ़ सकते हैं। When coming out from the opposite parallel phase, the red and green ray emerge from two point propagating in two different non-parallel direction, ठीक है, और 2 points propagating in two different parallel direction, ठीक है, और 1 point, यानी अब दो अलग अलग पॉइंट से निकली हैं, तो सी और डी तो हो ही नहीं सकते कि एक पॉइंट से निकल रही। सी और डी में क्या कह रहा है, एक पॉइंट से निकल रही, जबकि ए और बी में क्या कह रहा है, 2 पॉइंट से निकल रही है, 2 पॉइंट्स प्रोपगेटिंग इन टू डिफरेंट, अब 2 डिफरेंट में पैरेलल डायरेक्शन में जा रही है। तो सही आंसर इसका जो होगा इन 2 डिफरेंट पैरेलल डायरेक्शन, तो बी आंसर जो है वो करेक्ट इसमें हो जाएगा, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन 17 मैं बता देता हूं, 18 भी बहुत अच्छा सवाल है, 18 ट्रिकी है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसके जैसा क्वेश्चन काफी पहले आईआईटी तो नहीं कहूंगा मैं, उस समय रुड़की नाम से होता था, अब वो आईआईटी रुड़की बन गया, उसके एंट्रेंस एग्जाम में भी आया था 18 के जैसा कॉन्सेप्ट का, तो मैं बताऊंगा, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए 17 में क्या कह रहा है, अ रिंग इज फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस हुज शैडो इज फॉर्म्ड ऑन रूफ, ठीक है, और व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द शैडो ऑफ द रिंग, और सेकंड वाला है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रेडियस ऑफ द रिंग सो दैट इट्स शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द रूफ, कंसीडर द रूफ इज लार्ज एनफ। ये क्वेश्चन एचसी वर्मा का है, ठीक है, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा उसमें भी, ठीक है, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है, टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लॉजिक है। अभी जो दोनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और इनके आंसर को लेके बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसको, फिगर को हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये पानी के सरफेस पे एक रिंग फ्लोट कर रही है, और पानी का जो सरफेस है उसके नीचे एक बल्ब लगा हुआ है, और बल्ब की जो डेप्थ दे रखी है क्वेश्चन में, ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी जो रेडियस दे रखी है ये 15 सेंटीमीटर दे रखी है,
और ये 20 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ एक बल्ब है और म्यू की जो वैल्यू है ये 4/3 है, राइट। अब देखिए बल्ब ये है और इसमें म्यू की वैल्यू 4/3 है, तो और यहाँ छत है, ये छत की डिस्टेंस काफी दे दी है, 2 मीटर दे दी है, ठीक है। ये डिस्टेंस 15, ये 20 और छत की डिस्टेंस ज्यादा, अब मैं ज्यादा बना भी नहीं सकता 2 मीटर, लेकिन ध्यान रखना ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में। अब होगा क्या कि जो यहाँ से सनरे आएगी, शेडो जो बनती है, शेडो कब बनती है, जब लाइट रे रुक जाए। जैसे यहाँ से शेडो, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लाइट आएगी तो बीच में से तो निकल जाएगी क्योंकि रिंग है, डिस्क नहीं है, रिंग है, बीच में से निकल जाएगी। और जो यहाँ जाके टकराएगी ना इसके पास, वो वाली लाइट ब्लॉक होगी। यानी इसके जस्ट जैसे ये है, रिंग का ये वाला पार्ट है, तो रिंग के इधर से निकल जाएगी और इधर से निकल जाएगी, लेकिन बीच में जो आ रही होगी, जो इससे टकराएगी, वो रुक जाएगी। तो हमें जो रुक जाएगी उसी की जगह पे क्या शेडो दिखाई देगी, उसी की जगह पे शेडो दिखाई देगी। तो यहाँ से ये ऐसे गई और यहाँ से जाने के बाद ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और इससे जब बाहर निकलेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पे आ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इसी तरह से इधर भी आ जाएगी और ये यहां से 2 मीटर वाला ये ऐसे, ठीक है। इसे हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो अब यहाँ जो शेडो बनेगी रिंग की, वो शेडो ये होगी, ठीक है। रिंग की शेडो इतनी बड़ी बनेगी। मैं इसको फिगर को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। हमको जो डेटा की रिक्वायरमेंट थी वो हमने देख लिया। अब देखिए ये ऐसा थोड़ा शाइन आ गया इधर, कोई बात नहीं, लेकिन इधर से समझ सकते किसी भी एक तरफ। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये एंगल आई है, और इधर वाला जो एंगल है दैट इज आर, स्नेल्स लॉ लगा लेंगे। आई बड़े आराम से निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, देखिए ये आई है तो आप समझ सकते हैं ये वाला भी आई होगा, ये आई है तो ये वाला भी आई होगा। और ये 15 है और ये 20 है, ये 15 और 20, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10i। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15/20, तो 3/4, तो आई की वैल्यू 37 डिग्री। आई की वैल्यू कितनी होगी, 37 डिग्री, आई की वैल्यू 37 डिग्री। अब ये जो 37 डिग्री आया है, इसके बेसिस पे हम ये निकाल लेंगे, म्यू की वैल्यू 4/3 है, और फिर ये वाली डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए कि इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे, ऐसे इधर से भी इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। और इसमें एक चीज समझना है यहाँ पे कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर है, और हमें जो रेडियस चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस चाहिए, उसके लिए ये डिस्टेंस लेट, मैंने कहा x, तो x निकालना पड़ेगा मुझे। और ये यहां से लेके ये रेडियस r, तो r जो मुझे चाहिए वो x प्लस 15 सेंटीमीटर आता है। तो मेन चीज क्या है इसमें, x को हमें कैलकुलेट करना होगा, और x बड़े आराम से आ जाएगा, क्योंकि देखिए r निकालना है। तो स्नेल्स लॉ लगा देता हूं। तो यहां से वाटर में से जा रही है, तो वाटर यानी 4/3 साइन आई इक्वल्स टू एयर में जा रही है 1 साइन आर, ठीक है। अब साइन आई की वैल्यू साइन 37, यू नो, साइन 37 तो ये 4/3, और साइन 37 इज 3/5, और ये आपका साइन आर, तो आप देखिए 3 से गया ये 4/5, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई आपकी 53 डिग्री, राइट। सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ये 53 आ गया, ये एक्स है, तो इस वाले ट्राइंगल में फिर से हम 10r लगा देते हैं। तो 10r यानी 1053 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ये परपेंडिकुलर और ये बेस 2 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस 2 मीटर है छत की, तो ये 2 मीटर आ गया। 1053 होता है भैया 4/3, और ये x और ये 2 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 8/3, और 8/3 का मतलब है 2.66 मीटर या 2.67 मीटर में है। अभी हमें रेडियस बतानी है, तो रेडियस आ जाएगा r इक्वल्स टू ये आपका x प्लस 15 सेंटीमीटर, x प्लस 15 सेंटीमीटर, ध्यान रहे। तो मुझे फिर इसको 2.66 को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो 267 प्लस 15, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, थोड़ा और आगे तक भी ले सकते हो हालांकि। तो ये 7 5 12 17 77 282 मीटर या 282 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर 2.82 मीटर इसकी रेडियस बनेगी, ठीक है।
आगे फिर एक चीज और कही है, वो सेकंड वाला पार्ट अच्छा है इसमें, ये तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। आप इधर देखना, मैं इधर थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सेम जैसा इधर है वैसा इधर भी होगा, तो एक ही तरफ काम करके काम चल जाएगा। ये शेडो है, ये शेडो है रिंग, ठीक है, शेडो ऑफ रिंग, ठीक। तो आप इसको बना सकते हैं। सेकंड पार्ट में अभी सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में कुछ खास करना नहीं है, इसमें आपको पूछा गया है कि रिंग की ज्यादा से ज्यादा रेडियस क्या हो सकती है, रिंग की ज्यादा से ज्यादा क्या रेडियस हो सकती है कि उसकी शेडो छत पर बने। तो थोड़ा सा लॉजिक आपको यही लगाना होगा कि ये रिंग ऐसे करके जा रही थी छत की तरफ, ठीक है। तो अब आप सोचिए जरा, इस रिंग को थोड़ा सा मैं और बड़ा करूंगा, ये अभी तो एंगल क्या है यहाँ पे आई है, तो इसको रिंग को मैं थोड़ा सा और बड़ा करूंगा, तो आप देखोगे अगर रिंग का साइज मैंने बड़ा किया, इधर समझ लो, सिंपल लॉजिक है। ये अभी रिंग इस साइज की है, तो ये एंगल आई आ रहा है, और हमने देखा एंगल आई की जो वैल्यू थी, एंगल आई की जो वैल्यू थी वो 37 थी। अब रिंग को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, तो ये वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, एंगल आई और बड़ा हो जाएगा। इस रिंग को और बड़ा कर दिया, ये एंगल आई और बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि एक समय वो आएगा, यहाँ पे आप गौर करें कि ऐसा तो है नहीं कि सारी रे यहाँ तक निकल रही होंगी, एक समय वो आएगा कि ये यहाँ पे जाके इसमें क्रिटिकल एंगल पे जाके टकरा रही होगी, और क्रिटिकल एंगल के बाद वो ऐसे पैरेलल हो जाएगी, यानी छत पे पहुंच ही नहीं पाएगी। तो छत पे पहुंचने का मतलब है यहाँ से बाहर निकले, छत बहुत बड़ी है, क्वेश्चन में कहा है छत बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे जब ये बाहर ही नहीं निकलेगी, बाहर ही नहीं निकलेगी, तो शेडो कैसे बनेगी? तो जस्ट यहाँ TIR हो जाएगा, या इसके बाद तो कोई रे बाहर जाने वाली नहीं, सब अंदर लौट के आएंगी, ठीक है। तो लास्ट क्या होगा, इससे जस्ट पहले तक, इससे जस्ट पहले तक, इससे जस्ट पहले तक तो रे निकली होंगी, यानी उन्होंने शेडो फॉर्म करी होगी। लास्ट रिंग को मैं यहां तक बढ़ा सकता हूं, यानी रिंग का साइज जब इस साइज का हो जाएगा, जब ये क्रिटिकल एंगल पे जाके हिट करे, तो वो मैक्सिमम साइज होगा रिंग का, क्योंकि उससे जस्ट पहले तक शेडो बनी होगी, क्योंकि लाइट बाहर आई होगी। यहां तक अगर हम रिंग रखते हैं और या इससे आगे लेके जाते हैं, तो लाइट ही नहीं होगी, क्योंकि इतने ही हिस्से में से लाइट आ रही होगी। वो जो सर्कल सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस होता है, हम कह सकते हैं कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस की जो रेडियस होती है ना, उतनी रेडियस की रिंग रख सकते हैं। ऐसे सोचो, नीचे से लाइट आती है तो पानी के सरफेस पे एक ब्राइट डिस्क टाइप की नजर आती है, क्योंकि उसी में से लाइट निकल रही होती है। तो उस ब्राइट डिस्क वाले पार्ट में रिंग को कहीं पे भी रखोगे तो उसकी शेडो बनेगी। तो आप क्या करो, वो जो सर्किल बन रहा था, उस सर्किल की रेडियस के बराबर का साइज ले लो, क्योंकि उससे बड़ा लोगे तो वो आउट चला गया उससे, वहां तो लाइट रहती नहीं है, केवल एक सर्किल में रहती है, तो उस सर्किल में रखोगे तो शेडो बनेगी, उसके बाहर रखोगे तो नहीं बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें असल में इसमें सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस की रेडियस निकालनी है, ठीक है। और ये फॉर्मूला मैंने बताया था, इसको याद रखना है आपको। तो ये मैक्सिमम रेडियस आ जाएगी रिंग की, ठीक है। मैक्सिमम रेडियस ऑफ रिंग इज इक्वल टू रेडियस ऑफ COI। आप समझ गए होंगे। तो अब यहां से H क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर दिया है, और म्यू की वैल्यू आपको दे ही रखी है 4/3 का स्क्वायर -1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16/9, तो 16/9 7/9, ठीक है, 7/9, 9 का 3 ऊपर चला जाएगा, 60/√7 सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम रेडियस आ गई, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, कंपटीशन में आ सकता है, लेकिन कैसे करेंगे ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये 60/√7 सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम रेडियस आ जाएगी रिंग की। आप इसे नोट कर लें। शीट के जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है जो अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, और इसके बाद आज हम TIR तो खत्म ही हो जाएगा शीट के साथ में। आज हम रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, और उसके बाद फिर डबल सरफेस यानी लेंस पे आएंगे। लेंस का पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी सारे केसेस बनते हैं, ठीक है। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्वेश्चन है, SC वर्मा का ये एक्सरसाइज का, और ये आ सकता है आपके कंपटीशन में ही आ जाएगा।
जैसे फर्स्ट पार्ट पूछ लेगा या सेकंड पार्ट पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव में दोनों तो नहीं पूछेगा बट फर्स्ट या सेकंड पार्ट पूछ लेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सिलेंडर ग्लास ट्यूब mu equals to 3/2 of diameter 4 centimeter is bent into an arc of radius capital R as shown in figure. Find the minimum value of R for which the ray will come out from CD only. CD only से यानी CD वाली साइड से केवल बाहर आए तो उसमें R की मिनिमम वैल्यू। बहुत बढ़िया सवाल है, इस पूरी शीट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझो जरा इसको। तो सबसे पहले थोड़ा हम फिगर बना लेते हैं, जैसा दिया उस फिगर के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसमें जो फिगर बनाया है वैसा ही हम फिगर बनाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसमें फिगर जो बना रहे हैं, क्योंकि उसको इस तरह का दिखाया है, यहाँ पे एक रे है और ये डॉटेड में यहाँ दिखा दिया है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं फिगर में, ये लाइन को समझना जरूरी है। ये पॉइंट है आपका ए और यहाँ पे ये बी, और ऐसे करके काफी सारी बीम आ रही है। एक पाइप टाइप का है ट्रांसपेरेंट, जिसमें लाइट एंटर कर रही है। तो ये इसका यहाँ क्रॉस सेक्शन होगा, पूरा नहीं दिखाया है, जरूरत भी नहीं है उसकी। और ये कह रहा है कि किस रेडियस में हम मोड़ दें कम से कम। कम से कम का मतलब आप समझ रहे होगे, रेडियस कम है ठीक है। तो रेडियस अगर कम है तो कर्वेचर ज्यादा होगा, ध्यान रहे। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द रे विल कम आउट फ्रॉम सीडी ओनली। तो ये सीडी वाला पार्ट ये है, इस वाले पार्ट से ही बाहर आए। तो आर कम पूछ रहा है, इसका मतलब कर्वेचर ज्यादा है। कर्वेचर ज्यादा का मतलब ज्यादा मोड़ा होगा, ठीक है। उस लिमिट से ज्यादा नहीं मोड़ सकते। अब देखिए यहाँ पर, और ये डिस्टेंस आर हमें निकालना है। ये आर ये वाला दिया है, ये आर है। और इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो इसका डायमीटर होगा, ये वाला सामने क्रॉस सेक्शन एरिया वो 4 सेंटीमीटर दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ से कोई बीम, यहाँ से कोई बीम अगर आती है तो यहाँ सामने जाएगी, टकराएगी। जैसे ये वाली जो बीम गई वो यहाँ टकराएगी, ये वाली बीम गई वो यहाँ टकराएगी, ये वाली बीम गई वो यहाँ टकराएगी। आपको एक चीज सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो ऑब्जर्व करने की है, और म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में, ये म्यू की वैल्यू 3/2 दे रखी है, यानी ग्लास का कह सकते हैं एक तरह से इसको बना हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं थोड़ा फिगर को और इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए सबसे पहली चीज यहाँ जो नोटिस करने की है, जो आपको ध्यान देना होगा और वो जरूरी भी है जानना। जैसे ये 3 रे दिखाई है, इसमें एक रे और मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि काफी सारी रेज होंगी ना यहाँ पे। ये ऐसे जाएगी इस तरह से, और देखिए इसमें ये जो लाइन है, ये जो लाइन मैंने खींची है, ये वाली लाइन, तो इस वाली रे के लिए लेट ये रे 1 है। तो रे 1 के लिए ये वाली लाइट, ये वाली जो लाइन है वो नॉर्मल होगी। क्यों होगी भैया, यहाँ से आप देखो ना, ये एंगल 90 होगा, रेडियस क्या होंगे। इसी तरह से इसका जो नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा, इसका जो नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि इन तीनों में से 1 2 3 जो रे हैं, इनमें से लेट ये एंगल है I1 I2 और I3, क्या लगता है देख के, क्योंकि ये जो डॉटेड में लाइन है ना ये नॉर्मल है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नॉर्मल ऐसे था, ये नॉर्मल ऐसे होता जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, I1 से I3 की तरफ जा रहे हैं, एंगल बढ़ रहा है या सेम है? ये चीज जब तक आपको ऑब्जर्व नहीं होगी तब तक आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। आप देख के बता सकते हैं? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ये एंगल, ठीक है।
और बढ़ रहा है तो मैं ये कहूंगा कि अगर इस वाली रेखा, ध्यान से देखिएगा, इस वाली रेखा अगर यहाँ TIR हो जाए, जस्ट TIR हो जाए, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, ठीक है, तो ये रे यहाँ से, ये सरफेस है ऐसे बढ़ा लें, तो आप देखेंगे ये ऐसे निकल आएगी, CD से, CD वाले पार्ट से ऐसे निकल आएगी। तो इसके जो ऊपर वाले ये जो एंगल है, ये ऊपर वाले जो एंगल है वो डेफिनेटली, यानी क्रिटिकल एंगल ये अगर है तो ये क्रिटिकल एंगल I2 I3 या और भी जो इधर एंगल आने वाले हैं उनसे तो छोटा होगा, यानी ये वाले एंगल इधर वाली जो जितनी भी इसके ऊपर रेंज है उन सब के लिए ये एंगल बड़े आएंगे, यानी उनका पक्का TIR होगा। और पक्का TIR का मतलब समझते हो, ये वाली रे का यहाँ TIR होने का मतलब ऐसे आएगी, ये वाली ऐसे आएगी, मुड़ जाएंगी, तो यहाँ फिर CD से फिर फर्दर मुड़ के बाहर निकल आएगी पूरा ये, यानी पहले इंसिडेंस होके रिफ्लेक्ट होके, सॉरी ऐसे रिफ्लेक्ट होके CD की तरफ तो आने की पॉसिबिलिटी बने। तो आपने अगर नोटिस किया मेरी बात को, तो अगर रे 1 क्रिटिकल एंगल पे गिर रही है तो ये इनके एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से तो ज्यादा होंगे, तो इनका तो पक्का TIR होना है, यानी मुझे TIR कराने के बारे में सोचना है अगर, तो कौन सी वाली रे के बारे में सोचना होगा, 1 के बारे में, क्योंकि 1 का TIR हो गया तो सबका TIR हो जाएगा, ठीक है, 1 का TIR हो गया तो सबका TIR हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं इफ रे 1 सफर TIR देन ऑल इंसिडेंट रे विल सफर TIR, यही चीज मेन है, ठीक है, इफ रे 1 सफर TIR देन ऑल इंसिडेंट रे विल सफर TIR, राइट। तो मुझे अब इसके बारे में सोचना है कि ये वाली जो रे है इसका TIR होना चाहिए, और उसके लिए कम से कम इसको क्रिटिकल एंगल पर तो गिरना पड़ेगा, इसको क्रिटिकल एंगल पे गिरना पड़ेगा, बस यही मेन चीज थी, इससे ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट भैया C है, और ये वाला पॉइंट मान लो मैं O कह देता हूं, ये सेंटर O, ठीक है, इसमें ये वाली जो लेंथ है ये R के बराबर है। अच्छा, और अगर आप ध्यान से देखिएगा, आपको सबको यहाँ दिख रहा होगा, ये क्रिटिकल एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल है, ठीक है ना, ये वाला क्रिटिकल एंगल है, तो वो C पॉइंट पे ही क्रिटिकल एंगल है C। अच्छा, ये वाली जो लेंथ आएगी, ध्यान से देखो, तो देखो ये तो OD और OA और OD तो बराबर होंगे, उसमें ये 4 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ और जुड़ जाएगी, ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ आएगी दैट विल बी R+4, ये R है, ये R+4 है, ठीक है, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई हो। तो अब देखिए क्रिटिकल एंगल ये है, क्रिटिकल एंगल के सामने वाली ये साइड हो गई और ये हो गई, तो यहां से एक तो मैं ये कहूंगा कि साइन सी, ध्यान से देखिएगा, साइन C की वैल्यू R/R+4 होगी, ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन का लॉजिक ही सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, तो साइन C हो गया आपका R/R+4। अच्छा, इसका TIR होने के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे हमें पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, वो इससे बड़ा होना चाहिए, कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे ये अगर C नहीं है, ध्यान से देखिएगा, आपने कहा जरूरी है C हो, नहीं जरूरी नहीं है, मान लो ये एंगल I है तो ये एंगल भी I होगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन I। अब फॉर TIR मैं ये कहूंगा कि ये जो I है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा, ध्यान से देखिएगा, I वाला जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा, ठीक है, होना चाहिए, या लास्ट उसके बराबर हो। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ लिखूंगा साइन I ग्रेटर देन इक्वल टू साइन C। अच्छा, एक जानकारी और देना चाहूंगा, बड़े काम की है, खासकर जो मेडिकल के स्टूडेंट है उनके लिए। देखो यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि जैसे कभी आप ऐसे लिख रहे हैं I ग्रेटर देन C, तो यहाँ पे अगर साइन आ जाए दोनों तरफ, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है, इसको गलत कर जाते हैं कुछ बच्चे, या फिर 10 आ जाए, या फिर 10 आ जाए दोनों तरफ, ठीक है, तो ग्रेटर देन का साइन ग्रेटर देन ही रहेगा, ग्रेटर देन का साइन ग्रेटर देन ही रहेगा। उसकी वजह क्या है, एंगल बढ़ने पर वैल्यू साइन और टेन में बढ़ती है और घटने पर घटती है, लेकिन कॉस में उल्टा होता है। तो अगर कभी आपको कॉस लेना पड़े, जैसे I ग्रेटर देन C दिया है, मान के चलो ऐसे दिया है, तो साइन और टेन अगर लेते हैं तो ग्रेटर देन का साइन बदलता नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन अगर ये I ग्रेटर देन C है और यहाँ पे आपने कॉस लिखा और यहाँ पे भी कॉस लेना पड़ा किसी कैलकुलेशन में, तो ध्यान रखना ये उल्टा हो जाएगा,
ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की, बहुत काम की, बहुत छोटी सी मामूली बात है, लेकिन वहां फिर आपको फंस जाओगे ऑप्शन में जाके। और क्यों, देखो सिंपल सी बात है, मान के चलिए ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, लेकिन cos 60 की वैल्यू cos 45 से कम आती है, तो ये साइन यहाँ पे इन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखना cos में। और ऐसे ही cot में, cot की तो नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन cos की जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे ये साइन है, ये साइन है, टेन है, टेन है, इनमें कोई साइन में ये बीच का जो सिंबल है ग्रेटर देन वाला, इसमें चेंज नहीं होता। लेकिन अगर कॉस लेना पड़ जाए कहीं क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग, तो वहां इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि ग्रेटर देन का साइन होगा तो वो लेस देन हो जाएगा, और लेस देन का साइन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा। उसकी वजह वही है कि कॉस में एंगल अगर बड़ा होता है तो वैल्यू छोटी आती है। आप देखते हैं ना, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो बस ऐसे ही समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 है और ये 0 है, तो cos 90 हो गया ये 0 और ये हो गया 1, तो उल्टा हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात है, कई कई क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे i ग्रेटर देन इक्वल टू सी कहा और साइन दोनों तरफ लिया है, ठीक है। साइन लिया, जरूरत साइन की है मुझे, क्योंकि यहाँ रिलेशन मेरे पास साइन में है। अगर कॉस में रिलेशन होता तो कॉस का लिखते। आपने कहा कॉस का भी बनाया जा सकता है, जब हमें ये पता है, ये पता है, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, अपना काम इसी से चल जाएगा, तो मैंने साइन का लिया। अब साइन आई की वैल्यू ये रही आपके सामने, साइन आई की वैल्यू है r/r+4 और इट इज ग्रेटर देन साइन सी, साइन सी यानी 1/μ, और म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में 3/2 दे रखी है, तो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, म्यू को सबसे पहले तो इधर ले आया मैं, म्यू को इधर ले आया, उसको इधर लेके गया, और r प्लस ये, ठीक है। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 और 4/r, ठीक है, 1 + 4/r। म्यू की वैल्यू क्या 3/2 दे रखी है क्वेश्चन में, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 4/r। अब देखिए 1 को आप इधर लाओगे, 1 को आप इधर लाओगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा माइनस होके, ये बचा। अब इसको r को आप इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, आपका आंसर आ गया, r ग्रेटर देन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखो अब आप बता सकते हैं मिनिमम वैल्यू पूछा, तो क्वेश्चन में क्या आया आपका रिजल्ट, r ग्रेटर देन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, r ग्रेटर देन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझते हैं, r की वैल्यू 8 होगी या उससे ज्यादा होगी, 8 होगी या उससे ज्यादा होगी, तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है मिनिमम, तो मिनिमम 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी 8 होगी या उससे ज्यादा होगी, मतलब r की वैल्यू मिनिमम 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है और लॉजिक बहुत अच्छा है इसमें। एक ऐसा ही क्वेश्चन काफी पहले, ये रुड़की जो IIT रुड़की बन चुका, पहले रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, और सेम कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं अगर कहीं वो क्वेश्चन मिल जाए। तो उसमें क्या था, इसमें पाइप को इतना ही मोड़ा है, उसमें ऐसे था कि एक पाइप को हमने यू के शेप में मोड़ दिया इस तरह से, ठीक है, और यहां से लाइट को इंसिडेंट कराया, तो ये लाइट इसमें घूम के और इधर से बाहर निकल रही, यानी यहाँ पे जब जाके टकराएगी इस जगह, ऐसे कुछ करके था, पाइप को एक ट्रांसपेरेंट फाइबर को ऐसे मोड़ दिया, तो यहाँ से लाइट को एंटर करेंगे तो लाइट अंदर ही ट्रेवल करके ऐसे आ जाए। तो वो कब पॉसिबल होगा कि लाइट यहाँ से जैसे जा रही है, यहाँ पे TIR होके ऐसे टकराएगी, फिर ऐसे 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 टकरा के और ऐसे निकल आएगी। आपको शायद बात समझ में आई हो, यहाँ से गई, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, TIR हो गया अंदर ही अंदर, ऐसे होके फिर यहाँ आ गई, ऐसे दूसरे वाले के लिए। तो आपको ये पूरा पार्ट नहीं सॉल्व करना था, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कहीं हो सकता है ये सवाल आपके सामने कभी रख दे, तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो ये जो इतना पार्ट था ना जहां बेंडिंग हुई है, तो इसमें भी क्या करना है आपको, यहां तक ऐसे मान लो, अगर आपको समझ में आया हो, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, थोड़ा छोटा मैं लिख रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट CD हो जाएगा और यहाँ से एंटर की, तो यही वाला डायग्राम ऐसे पकड़ के घुमा लो, यानी इधर का जो पार्ट दिया ना उसका कोई यूज नहीं है, इधर का जो पार्ट दिया उसका कोई यूज नहीं है, बाकी ये वाला पार्ट को, मतलब यूज का मतलब आगे नहीं उसका इस्तेमाल करना, आपको केवल इतने पार्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यही वाला फिगर ऐसे घुमा लो। हालांकि वो जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन में ये 4 सेंटीमीटर जो दिया है, इसको इसने D दिया था, तो उसने वो रेशियो पूछा था कि D/R का मैक्सिमम रेशियो क्या होगा, मैक्सिमम रेशियो क्या होगा। अब देखिए वो निकल आएगा मैक्सिमम रेशियो कैसे, जैसे देखो R की वैल्यू जब आप मिनिमम रखोगे ना, यहाँ देखो R की वैल्यू जब मिनिमम रखोगे तो ये वाला पूरा रेशियो मैक्सिमम हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आई हो, जैसे यहाँ D की वैल्यू क्वेश्चन में ये पूछा था कि इसको यहाँ पे ये इसका जो D जो है इसकी मोटाई है, और R आपको पता है ये R, जैसे ये आर्क में मोड़ दिया, तो यहाँ जो रेडियस आएगी, ये जो मोड़ा है
ये एक आर्क जैसा सर्किल जैसा बन गया, तो वो रेडियस आर पूछी थी, वही ऐसे आएगी, इसको ऐसे घुमा के ऐसे कर दो। आपको मेरी बात समझ में आई हो? तो डी अपॉन आर की मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, तो डी अपॉन आर की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब आर की वैल्यू क्या हो? मिनिमम। तो आर की वैल्यू मिनिमम 8 आई है, तो जब ये मिनिमम रखोगे तो ये रेशियो जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं बात करूं तो डी और आर का मैक्सिमम रेशियो जो आएगा, डी और आर का जो मैक्सिमम रेशियो आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू यहाँ पे क्या 4 है और आर की मिनिमम आपने रखी थी, तो 4/8 मिनिमम, क्योंकि बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये रेशियो फिर छोटा होता जाएगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 1/2 आ जाएगी। आपको मैंने क्वेश्चन हिंट कर दिया, मैंने ये क्वेश्चन दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जो अगर कहीं मिल जाता है तो आप ये ना सोचना, आईआईटी वाले बच्चों को तो खासकर बता ही रहा हूँ, लेकिन मेडिकल वाले बच्चों को भी ये क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। आप देखिए कैलकुलेशन के नाम पे कुछ नहीं, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन का अप्रोच आपने समझ लिया तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने बता दिया पहले आया है, तो ये क्वेश्चन पूरा कभी रिपीट हो सकता है, तो आप इस तरह से इसे कर लेंगे। तो आप ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये शीट नियर टू फिनिश है, उसके अलावा मैंने आपको एक TIR के एग्जाम्पल की शीट मैंने दी है, वो शीट भी आप पढ़ लेना। चलिए हम वापस आ जाते हैं एक बार शीट पे, ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये 19 वाला अच्छा सवाल है, मैं चाहूंगा एक बार आप करके देखें खुद से। ठीक है, और 20th क्वेश्चन अच्छा सवाल है, ये भी आईआईटी का है, ये 20th क्वेश्चन आईआईटी का है, ये अब जेई मेन और नीट में आने की पूरे चांसेस हैं, जेई मेन और नीट में आने के पूरे चांसेस हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जब मैंने इसमें रखा तो मुझे कई सोर्स में ये डायग्राम चेक करना पड़ा, क्योंकि कई जगह किताबों में डायग्राम ही गलत बनाया है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के भी लगा रहे हैं, एनटीए की साइट से अभ्यास वगैरह उसको भी आप लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आप देखते हैं कि क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर के भी दे रखे हैं, जेई मेन के दे दिए, जेई मेन वाले में आईआईटी एडवांस के दे दिया, नीट में कोई क्वेश्चन जेई मेन वगैरह का प्रीवियस ईयर का आपको मिल जाएगा, है ना। तो आपको जैसे क्वेश्चन वहां मिलेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें ये सवाल भी मिल सकता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें अगर फिगर सही नहीं है तो आप सही आंसर कर ही नहीं सकते। होता क्या है कि ये चीजें ऑपरेटर टाइप करता है, अब ऑपरेटर को समझ नहीं है कि कोई लाइन कहां से हमें निकालनी, तो उसने बेचारे ने बना दिया और फिर बाद में टीचर ने भी उसको प्रूफ रीड नहीं किया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो ये क्वेश्चन मैंने रखा है ये कम से कम 4 किताबों में मुझे सर्च करना पड़ा, इसलिए क्योंकि मैं डायग्राम बना नहीं सकता, और नॉर्मली क्या कट पेस्ट कर देते हैं, तो कोई डायग्राम जो जाए बच्चों के लिए वो सही जाना चाहिए। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ABCD और 4 जो ऑप्शन है ना, उनमें ये डायग्राम मिलते जुलते या इनकरेक्ट बने हुए थे, लेकिन मैंने जो दिया है वो डायग्राम वो सही है प्रॉपर चारों। मैं दिखा दूंगा क्या है। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, अ लाइट रे ट्रेवलिंग इन ग्लास मीडियम इज इंसिडेंट ऑन ग्लास एयर इंटरफेस, इज इंसिडेंट 2 बार हो गया, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, द रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रे आर और टी से शो की गई है, उनकी इंटेंसिटी को, सॉरी, the reflected and transmitted intensity both as a function of theta are plotted the correct sketch is, सही स्केच क्या होगा तो मैं आपको बताता हूं, आप ऑप्शन पे मत जाओ, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा बोर्ड पे बना देता हूं इसको। ऐसे ही ग्राफ है मिलते जुलते, देखो नीचे वाले भी दोनों मिलते जुलते ही है। अब आपको इसमें जज करना होगा सही ग्राफ कौन सा है, ये मिलते जुलते ही ग्राफ है। तो मैंने देखा ज्यादातर किताबों में ये ग्राफ जो बनाए हैं ना, ज्यादातर में, लेकिन कुछ में सही भी है, मैंने भी किसी सोर्स से ये लिया है। तो आपको सही ग्राफ समझ में आना चाहिए, क्योंकि होगा यही कि जब आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आपके सामने कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो होंगे वो सही दिखाई नहीं देंगे, ऑप्शन जो होंगे वो सही दिखाई नहीं देंगे। तो पहले थोड़ा लॉजिक को समझो। अब लॉजिक इसमें क्या है, लॉजिक इसमें ये है कि जैसे लाइट हम यहाँ, ये सरफेस है, इस पे लाइट हम इंसिडेंट करते हैं, तो हम जानते हैं कि लाइट पार्शली ट्रांसमिट होती है और पार्शली रिफ्लेक्ट होती है। यहां से इंसिडेंट करते हैं तो पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाती है और पार्शली ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये बाउंड्री ट्रांसपेरेंट मीडियम की है, तो इसमें ट्रांसमिट होने के ज्यादा चांस होते हैं, रिफ्लेक्ट होने के कम चांस होते हैं। अगर 100% इंटेंसिटी है यहाँ पर
ठीक है, 100% इंटेंसिटी है, तो उसमें से 80-90% इधर आ जाएगी और हार्डली 10% 20% इधर आएगी जो रिफ्लेक्टेड है और ये ट्रांसमिटेड है, टी और आर। ठीक है, अब इसमें ये एंगल थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, ये एंगल अभी आई है और बड़ा कर दिया तो भी बाहर निकलेगी, लेकिन एक समय वो आएगा कि एंगल जैसे ही बड़ा होता जाएगा उसके बाद पूरी की पूरी लाइट यहाँ पे, ये एंगल जब क्रिटिकल एंगल के बराबर आ जाएगा तो पूरी की पूरी 100% लाइट यही आ जाएगी, कौन से वाले में, रिफ्लेक्टेड में आ जाएगी, कौन से वाले में, रिफ्लेक्टेड में आ जाएगी। तो अब आपको ये बात समझनी होगी यहाँ पर। तो देखिए जो ग्राफ हमें प्लॉट करना है ये थीटा के साथ में, और यहाँ इंटेंसिटी को इसने टी और आर से शो किया, तो थीटा में आपको देखना होगा कि बीच में एक ऐसा एंगल आया है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए शुरुआत में किस लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है शुरुआत में। देखो ग्राफ समझ लोगे ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में कौन सी वाली लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, आर की कि टी की? जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कम रखे हैं तो किसकी ज्यादा है? सामने लिखा हुआ है आपके। बताइए, नहीं बता पा रहे हैं? ये यहां से इंसिडेंट किया हमने, और इंसिडेंट किया तो यहाँ पे ये ट्रांसमिटेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो शुरुआत में किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है? बोलिए। नहीं पता लग रहा है इसमें? ये परसेंटेज नहीं देख पा रहे? 90% है और 10% है। ठीक है, ये 90% ट्रांसमिट हो रही है और जो 10% है, 90% ट्रांसमिट हो रही है और 10% क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो शुरुआत में इंटेंसिटी ज्यादा होगी किसकी, ट्रांसमिटेड की। लेकिन 100% की एक बाउंड्री मैंने यहाँ जो ड्रॉ की है 100% की, वो 100% नहीं होगी, उससे थोड़ा सा कम होगी, थोड़ा सा कम होगी। और ये जो मैं यहाँ पे कर्व जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये कर्व है ट्रांसमिटेड का, और इसी में थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड भी होगी। तो रिफ्लेक्ट ये इंटेंसिटी है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड भी होगी। तो दोनों जो ग्राफ स्टार्ट होंगे ये 100 से थोड़ा सा नीचे और ये 0 से थोड़ा ऊपर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा तो रिफ्लेक्ट होता है, पार्शियली ट्रांसमिट और पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है। तो ये वाला ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि थोड़ा सा एंगल जब हम बढ़ाना शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं आता है, माइन्यूट चेंज आएगा ऐसे करके, और ये एक लाइन है क्रिटिकल एंगल वाली। जैसे ही आपका एंगल क्रिटिकल एंगल होने लगेगा, ठीक है, तो अब एक चीज तो समझनी कि ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे अगर आता है तो ये भी ग्राफ हल्का सा माइन्यूट ऐसे जाएगा, और जैसे ही क्रिटिकल एंगल पे पहुंचोगे ये जो रेड वाला है 100% लाइट जो है वापस आ गई उसी मीडियम में, यानी ये रिफ्लेक्टेड वाली जो लाइट थी ये ट्रांसमिटेड वाली थी, तो रिफ्लेक्टेड वाली का 100% 100% ये ऐसे हो जाएगा, ध्यान रखना कुछ भी पार नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रांसमिटेड वाली जो टी है ये वाला, ये इसका जो कर्व होगा एकदम से सडन ड्रॉप आएगा और ये यहाँ आके ये ऑलमोस्ट इसको टच कर जाएगी यहाँ पे, ये ऐसे। ये सही ग्राफ है, ये सही ग्राफ है, नहीं मिलता किताबों में, क्योंकि ऑपरेटर बेचारा बनाता है, उसको कहाँ फिजिक्स आती है, उसे तो टाइप से मतलब है, थोड़ा लाइन ऊपर नीचे हो भी जाती है, तो उन चीजों को बारीकियों को ध्यान नहीं देता, वो तो टीचर बाद में अगर उसको देखे बुक वगैरह में तो उसको करेक्ट कराना चाहिए। तो ये ग्राफ है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ग्राफ आपको समझ में आया हो, मैंने थोड़ा सा ट्रांसमिटेड को कम क्यों रखा है 100 से कम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइट पार निकल जाएगी, कुछ लौटेगी तो कुछ है, इसलिए ये भी जीरो नहीं थी शुरुआत में, ये भी जीरो नहीं थी, ऑल ऑफ ए सडन क्या है यहाँ पे ड्रॉप होगा। ठीक है, और ये ट्रांसमिटेड वाली 0 और रिफ्लेक्टेड वाली 100% हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अब जैसे इसमें ग्राफ कैसे कैसे दे रखे कि जैसे ये बढ़ती जा रही है और बढ़ने के बाद ये एक तो ऐसे बढ़ा दी और एक ऐसे कर दी, वो तो गलती हो गया। एक में क्या किया, ये यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते पूरी मैक्सिमम ना ले जाके यहाँ पे कर दिया, और ट्रांसमिटेड को यहाँ ले जाके ऐसे कर दिया, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि कुछ भी उसके बाद होगा नहीं, इनामी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, पूरी तरह से लौट आती 100%। तो ये ग्राफ आपको यहाँ पे ऐसा ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने जो ग्राफ बताया ये बेस्ट ग्राफ है, इसमें भी हो सकता है थोड़ा ग्राफ जो मैंने 4 ऑप्शन में थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन जो मैंने बनाया है वो एकदम करेक्ट है। तो मैं आपको दोनों को दिखा देता हूँ ऊपर के पहले,
और ऊपर के दोनों अगर आप देखें ध्यान से, ठीक है, ऊपर के दोनों, तो ए तो गलत हो गया, बी की पॉसिबिलिटी पूरी है, लेकिन आगे भी थोड़ा देख लेते हैं। ये थीटा जो बीच में लिख दिया ना, वो एक्चुअली क्रिटिकल एंगल है, वो क्रिटिकल एंगल है। और अब इसमें देखिए सी वाला आंसर और डी वाला, तो डी तो गलत है, ए भी गलत है। अब इसमें अगर हम ध्यान दें तो मुझे लग रहा है शायद दोनों ही एक जैसे बना लिए शायद। हाँ, अब बी और सी में देखिए, गौर करिए थोड़ा सा, मैं इसको साइड में कर देता हूँ। यहाँ पे आपको बी और सी ऑप्शन में देखना होगा। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ए गलत है और डी गलत है। अब देखिए बी और सी बहुत क्लोज आंसर है, बी और सी बहुत क्लोज है, उन दोनों में अंतर क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। बी और सी में कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें? सी वाला। और बी वाले में क्या कमी लग रही है आपको? सर वो 100% ट्रांसमिट दिखा रहा है। हाँ, 100% वो दिखा रहा है, ठीक है, 100%। और ट्रांसमिटेड 100% हो ही नहीं सकती, कुछ तो यार रिफ्लेक्ट होती है। कोई भी बाउंड्री ट्रांसपेरेंट हो तो पार्शियली ट्रांसमिट और पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है। मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? अब क्या होता है, मैं पूछता हूँ, मुझे पता है तमाम में माइक म्यूट रखते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते। जब तक आप खुद से समझोगे नहीं इस डिफरेंस को, मैं बता रहा हूँ, ये आईआईटी एडवांस का सवाल है और ये नीट और जेई में पक्का आने वाला है। कब आएगा ये कोई नहीं जानता, होगा क्या, वहां पे भी कंफ्यूज होके रह जाओगे। लेकिन अगर चीजों को समझ लोगे ना, जब जवाब आपने दे दिया, अगर आपने जवाब दे दिया सही अभी, तो एग्जाम में भी सही दे जाओगे, क्योंकि आप चीजों को समझ चुके हैं कि मुझे ये वाला ऑप्शन टिक नहीं करना है, ये वाला टिक नहीं करना है। सर ने क्लास में ये बताया था, ऐसे ऐसे होता है, तो आपके जहन में वही होगा। इसीलिए मैंने कहा देखो ए तो आउट हो गया, डी भी क्लियरली आउट हो गया। अब ग्राफ आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया, बी और सी बहुत क्लोज है, बी और सी बहुत क्लोज है, ठीक है। लेकिन थोड़ा गौर करेंगे तो वो अंतर समझ में आ जाएगा कि बी और सी में क्या अंतर है। कि ट्रांसमिटेड को 100% दिखा दिया। आप सोचो अगर ट्रांसमिटेड 100% है तो यार रिफ्रैक्टेड जो है, रिफ्लेक्टेड वाली, वो भी तो जीरो होनी चाहिए थी, फिर उसमें होनी चाहिए थी, लेकिन होगी नहीं, होगी नहीं। तो इसने क्या है, दोनों को अगर ऐड करेंगे, पहले वाले पार्ट में अगर आप देखें ऐड करेंगे तो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड थोड़ा सा दिखाइए, ट्रांसमिटेड 100 दिखा दिए बी वाले ऑप्शन में, तो ये तो 100 से ज्यादा होगी परसेंटेज में। आपको मेरी बात समझ में आई? तो एक तो ये गलती करी, 100 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, 100% में से तो बंटवारा होगा, उसमें डिवाइड होगी। तो इसमें एक काम ये कर सकता था कि ये 0 से स्टार्ट करता, लेकिन सही फिर भी नहीं होता, ठीक है। पर वो ग्राफ फिर भी थोड़ा कुछ हद तक सही हो सकता था। तो ये आप क्वेश्चन को आप देख लो, अच्छा सवाल है, इसके नीट और जेई में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब इसके बाद, और इसको ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं, आप किसी सोर्स से लगा रहे होगे तो ये क्वेश्चन आपको किसी सोर्स में मिले तो बाद में मुझे नहीं कहना है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि ये डिफरेंट बुक्स में ग्राफ सही से नहीं बनाए, सही से नहीं बनाए। सही ग्राफ यही है, क्योंकि मैंने भी 2-4 किताब, जब मैंने क्वेश्चन टाइप करवाया तो मैंने भी 2-4 किताबों में देखा कि सही ग्राफ किसी में मिल जाए, सही ग्राफ किसी में मिल जाए तो उसको दिया जाए, तो फिर ये ठीक है, ये हो गया। और जो मैंने बनाया था वो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, ये वाला। तो आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका नोट कर सकते हैं। चलिए, अब और एक दो क्वेश्चन और है शायद इसमें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आप कर लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट तो मैंने बता दिया। ये तो सिंपल है, 2004 का है और इजी क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, अ डाइवर लुकिंग अप थ्रू द वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड कंटेंट इन ए सर्कुलर हॉरिजन। यानी एक डाइवर यानी स्विमर पानी के नीचे है और उसको बाहरी दुनिया एक कोन में दिखाई देती है, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और डाइवर की आई 15 सेंटीमीटर नीचे है बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। रेडियस ऑफ सर्किल पूछ रहा है, आप समझ गए होंगे क्या पूछ रहा है, ये COI की रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। बाहरी दुनिया इसको जो दिखाई देगी, ठीक है, COI भी नहीं कहना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा रेडियस पूछ रहा है, तो COI की रेडियस कह लो, या फिर उसके लिए तो R पूछ रहा है, तो R का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, और मैंने कहा भी था देखो याद कर लेना याद, है ना। तो सीधे रखो, आंसर आ गया, फ्री के नंबर है, H की वैल्यू 15 सेंटीमीटर और म्यू की वैल्यू 4/3। सॉल्व करोगे और देखो वैल्यू भी काफी सिंपल सिंपल सी दे दी है उसने, ज्यादा हाई फाई वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। आप सॉल्व मतलब अंडर रूट वगैरह में एस सच रख दिया है, ज्यादा इधर उधर कुछ किया नहीं है, ठीक है। चलिए, ये मेरी तरफ से शीट कंप्लीट हो गई, इसमें एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है आपके लिए,
ये आईआईटी वाला क्वेश्चन है, मिल भी जाएगा प्रीवियस ईयर में, लेकिन ट्राई करना, ठीक है। मेरे ख्याल से इसके एक से ज्यादा आंसर करेक्ट होंगे, तो एक आध अच्छा सवाल आपके लिए भी बचना चाहिए। बढ़िया सवाल है ये, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आप ट्राई करें। और इसके आंसर मेरे ख्याल से 2-3 सही, 2 या 3 सही होंगे, ए बी सी 3 सही है, तो आप ट्राई करिएगा। प्रिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखना, आपको लग रहा हो ये प्रिज्म टाइप का है, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। दिखने में प्रिज्म जैसा कुछ लुक जरूर कर दिया है, लेकिन लॉजिक आप लगाएंगे तो प्रिज्म जैसा नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद TIR मेरी तरफ से खत्म हुआ। अब मुझे ये इसमें बताना है, अब फर्दर आपको इसमें TIR के एग्जाम्पल, वो शीट भी मैंने आपको भेजी है, तो ये आपको खुद से पढ़ना है। वैसे इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं बताने का, मेरे ख्याल से आपको समझ में आता होगा, और पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, और इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे। जैसे इसी शीट में मैंने आपको शुरुआत में, जो अभी शीट मैंने खत्म करी है, इसी शीट में शुरुआत के 2-3 सवाल जो थे वो TIR के इन्हीं एग्जाम्पल बेस्ड थे। जैसे मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस ईयर में कि ऑप्टिकल फाइबर केबल किस प्रिंसिपल पे काम करती है। कल मैंने आपको वो एक्सेप्टेंस एंगल वाला भी बताया था, राइट। तो अब जैसे इसमें TIR के जो एग्जाम्पल है, सम एग्जाम्पल ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको एक बार रीडिंग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मिराज आपने पढ़ा होगा, हॉट डेजर्ट में मिराज होता है, और कोल्ड डेजर्ट में जो होता है उसे लूमिंग कहते हैं, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हॉट डेजर्ट में क्या होता है, मिराज, और कोल्ड डेजर्ट में लूमिंग। तो ये दोनों प्रोसेस में TIR अप्लाई होता है, ठीक है। कैसे होता है थोड़ा सा मैं यहाँ स्क्रीन पे समझा देता हूँ। मिराज और लूमिंग में माइन्यूट फर्क है। तो देखिए मिराज में क्या है कि जैसे आदमी किसी रेगिस्तान वगैरह में होता है, तो वहां दूर कहीं पानी जैसा उसको दिखाई देता है, और इसके लिए रेगिस्तान में जाने की जरूरत नहीं है। गर्मियों में कभी आप रोड पे निकले होंगे, बाइक स्कूटर वगैरह चलाते हैं, तो रोड पे आपने कभी दूर देखा होगा, कहीं बाहर जब जा रहे हैं तो आपको पानी जैसा नजर आता होगा। खासकर गर्मियों के दिनों में होता है ऐसा। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, सड़क काफी गर्म हो जाती है, और उसका जो पास जो हवा की जो लेयर है, वो लेयर हीट होने की वजह से उसका म्यू डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो वहां दूर हमको ऐसा लगता है, सड़क पे जब देखते हैं, कि जैसे पानी गिरा हुआ हो, या शीशा टाइप का, ग्लास टाइप का वहां कुछ बिछा हुआ, रिफ्लेक्शन टाइप का नजर आता है। ऐसा ही रेगिस्तान में भी होता है कि वहां पे भी हमको दूर कहीं पानी जैसा नजर आता है, ठीक है। तो अब ऐसा होता कैसे है, तो ये देखिए यहाँ मैं स्क्रीन पर, मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करूंगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये सरफेस है, और गर्मी के दिन में यहाँ पे हवा जो है गर्म हो जाएगी, तो टेम्परेचर मूव, टी मूव, यहाँ जो लेयर बना दी मैंने, ये टेम्परेचर मूव। और मैंने पीछे आपको आइडिया दिया था, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो म्यू की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो टी मोर तो म्यू लेस, ठीक है, टी मोर म्यू लेस। ऐसे ही हम अगर ऊपर और लेयर में जाएंगे, तो आपको पता है कि ऊपर जाने पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेयर है, जो जमीन के ग्राउंड के क्लोज है, वो 2 तरीके से गर्म हो रही है। एक तो डायरेक्ट जो ऊपर से लाइट आ रही है, वो इसको गर्म करती हुई जा रही है, और फिर टकराने के बाद वापस आएगी, तो सबसे पहले इसी रे को हीट करेगी। तो ये वाली जो लेयर होती है सबसे नीचे की, ये सबसे ज्यादा गर्म होती है। और ऊपर वाली जो लेयर, जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे टी क्या होगा, लेस होगा, तो म्यू क्या हो जाएगा, मोर। अब म्यू मोर का मतलब ये कैसा हो गया, डेंसर। और नीचे वाली जो लेयर सबसे, जैसे नीचे जाएंगे तो ये नीचे की लेयर कैसी हो जाएगी, रेयर, ठीक है। अब यहाँ एक आदमी ये खड़ा हुआ है सपोज करिए, और दूर यहाँ पे कोई पेड़ है, रेगिस्तान में खजूर के पेड़ होते हैं, देखा हो शायद आपने। तो ये एक खजूर टाइप का पेड़ बना दिया मैंने, एक खजूर, 13 सरू, एक खजूर, ठीक है। तो ये खजूर का पेड़ है। अब होगा क्या, आदमी को एक तो डायरेक्ट लाइट मिल जाएगी, वो बिना किसी डेविएशन के जाएगी। लेकिन यहां से जो ऊपर से जो जा रही है ना लाइट, जैसे ये खजूर का पेड़ हो गया, ये लाइट ऐसे करके जो जाएगी, तो आप देखिए नीचे रेयर है, ऊपर डेंसर है। तो अब क्या होगा, डेंसर में जैसे ये यहाँ से लाइट गई, ध्यान से सुनना, यहाँ से लाइट गई, तो ये बाउंड्री पे जब ये टकराएगी इससे, तो ये डेंसर की तरफ टुवार्ड द नॉर्मल मुड़ जाएगी, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। लेकिन जो रे नीचे की तरफ आ रही होंगी ऐसे करके, तो आप देखिए कि ऊपर डेंसर है, नीचे रेयर है, तो डेंसर से रेयर आएंगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होंगी। ध्यान है, ये रे है और ये बाउंड्रीज है, ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है।
तो ये जब ऐसे आएंगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि नीचे जैसे जैसे जाएंगे परतें कैसी होती जाएंगी, म्यू कम होता जाएगा, रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और एक समय वो आएगा कि यहाँ ये क्रिटिकल एंगल की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और क्रिटिकल एंगल की कंडीशन सेटिस्फाई होने की वजह से ये ऐसे रे आएगी। तो इस आदमी को ऐसा लगेगा जैसे ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से, ठीक है, ऐसे मुड़ जाएगी, कहाँ से आ रही है, यहाँ से आता हुआ लगेगा। तो इसको ऐसा लगेगा कि खजूर का पेड़ एक तो ये डायरेक्ट देख ही रहा है, यहाँ से और भी तो लाइट आ रही है, ये डायरेक्ट, तो ये दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ ध्यान रखना, इसके साथ साथ ये ऐसा नहीं, ये नहीं दिखाई देगा, ये भी दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ एक इसकी इमेज ऐसे यहाँ दिखाई देगी। अब ये एक ऐसा इंप्रेशन देगी जैसे या तो यहाँ पे लगेगा, जैसे मैंने कहा ना, रोड पे दूर कहीं देखो तो ऐसा लगता है कि वहां दूर कहीं ग्लास या शीशा बिछा हो या पानी गिरा हो, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन नजर आता है ऊपर का। तो इसका भी रिफ्लेक्शन यहाँ नजर आ रहा है, तो एक ऐसा यहाँ पे हमको आभास होगा जैसे कि ये खजूर का पेड़ जो है या कोई भी पेड़ है वो किसी पानी के स्रोत के पास, सोर्स के पास, ओएसिस के पास में ये है, जिसका रिफ्लेक्शन हमें इसमें दिखाई दे रहा है। इसी को मिराज कहते हैं। और इसका उल्टा होता है लूमिंग में। लूमिंग में क्या होता है, बर्फ की जगह जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं, अंटार्कटिका, आर्टिका वगैरह, उनमें क्या है, नीचे बर्फ होती है, सरफेस पे बर्फ होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जगह टी टेम्परेचर यहाँ कम होगा और यहाँ टेम्परेचर हवा का ज्यादा होगा, ये कॉन्टेक्ट में होगा, टेम्परेचर कम, तो यहाँ पे म्यू लेस की बजाय मोर हो जाएगा, लेस की बजाय मोर हो जाएगा, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू लेस हो जाएगी, तो ऊपर रेयरर और नीचे डेंसर। तो जैसा इसमें नीचे से आने वाली रे के लिए हो रहा था, इसमें क्या होगा, लूमिंग में ये ऊपर से जो रे आएंगी ऐसे करके वो ऐसे मुड़ जाएंगी, तो ऐसे मुड़ जाएंगी, तो ऐसे हवा में यहाँ पे ऐसे करके ऊपर की तरफ यहाँ हवा में चीजें लटकी हुई नजर आएंगी। जैसे मैंने एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, ये डायग्राम मैंने दिखाया है, सेम इसी तरह का है। तो ये लूमिंग है, कोल्ड डेजर्ट में होता है, और इसका कारण TIR है, क्वेश्चन पूछ लेगा। ये पोरोप्रिज्म में डायग्राम बनाए, पेरिस्कोप वगैरह के डायग्राम है, ये आप देख के समझ जाओगे, पढ़ा भी होगा आपने। डायमंड क्यों स्पार्कल करता है, दिखने में डायमंड और ग्लास एक जैसे लगते हैं, लेकिन डायमंड में क्या होता है कि क्रिटिकल एंगल काफी छोटा होता है। डायमंड का म्यू की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 2 से ज्यादा होती है, और ग्लास की वैल्यू 2 से, म्यू की वैल्यू कम होती है। तो ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो जैसे लिखा भी हुआ है 40 से 44 के लगभग होता है, और डायमंड का करीब 24 डिग्री के आसपास होता है, 24.4, और पानी का 47.5, ये क्रिटिकल एंगल है। तो आप देखेंगे डायमंड में आसानी से TIR हो जाएगा, तो लाइट वन सेंटर्ड इन द डायमंड विल कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग इनसाइड इट, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, शाइन करता रहेगा। डायमंड के अंदर लाइट जो एंटर होगी तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहेंगे, और उसकी वजह से शाइन बहुत अच्छा होता है, स्पार्कलिंग होती है, ठीक है। और जो ये लिखा भी है, इट इज द आर्ट ऑफ द डायमंड कटर विच मेक्स इट प्रेसियस। जो हीरा होता है, रॉ डायमंड होता है, उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होती, आपने सुना होगा, जो रॉ डायमंड होता है उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होती, लेकिन जो उसको जब कटिंग कर दी जाती है तो कटिंग ऐसे एंगल से करी जाती है, तराशा जाता है, जैसे कहते हैं ना जौहरी हीरे को तराश देता है, तो वो जो कटर होता है ना वही उसकी वैल्यू को इंक्रीज करता है, ऐसे ऐसे एंगल पर उसकी पॉलिश करी जाती है। एक्चुअल में जो रॉ आता है वो काफी बड़ा होता है, लेकिन कट कट के छोटा होता जाता है, तो इसीलिए उसकी कीमत बढ़ती जाती है, और उसको ऐसा कट किया जाता है डिफरेंट एंगल पर कि उसमें ज्यादा स्पार्कल करे, ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल का मैं आइडिया आपको कल दे चुका हूँ, ठीक है। और ये डेकोरेटिव लैंप, ये कभी आपने देखे होंगे मेले वगैरह में, छोटे छोटे लैंप होते हैं, बच्चों के मेले वगैरह में कभी जाते हो तो ऐसे छोटा सा एक वो होता है, उसमें बाल जैसे निकले होते हैं ऐसे ये, और इसमें से ऐसे प्लास्टिक के फाइबर से निकले होते हैं, और यहाँ नीचे अंदर LED जली होती है। तो आपने देखा होगा कि इन जगह से लाइट आपको निकलती हुई नजर आएगी, ऐसे इन जगहों से लाइट निकलती हुई नजर आएगी। तो होता क्या है, ये जो पतले पतले बाल जैसे फाइबर है, इसी फाइबर में यहाँ अंदर LED जली है, तो वो LED की लाइट फाइबर में अंदर ऐसे TIR होकर यहाँ से निकल रही होती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर एयर बबल है, ग्लास में या पानी में हवा का बुलबुला चमकता है, क्यों चमकता है, TIR की वजह से, क्योंकि पानी में जब लाइट एंटर कर गई और जब बुलबुले से टकराएगी, तो बुलबुले के अंदर क्या है, हवा है, आप समझो, ठीक है। जैसे कि ये पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है और ये बुलबुला है, तो ये एयर हो गई, तो एयर कैसा हो गया, रेयर मीडियम। अब लाइट यहाँ आई तो ये जो मीडियम है पानी, वो कैसा मीडियम है, डेंसर है, और इसके अंदर हवा में जाना चाहती है जो कैसा है रेयर। तो यहाँ पे डेंसर से रेयर जब जाएगी तो TIR होने के चांसेस होते हैं
तो ऐसा नहीं कि हर बुलबुला पानी में चमकेगा ही, लेकिन मोस्टली चमकते हैं। उसका कारण यह ग्लास में कई बार कोई अच्छी क्वालिटी का ग्लास नहीं होता। आपने जैसे मान के चलिए कोई ग्लास का कोई आइटम खरीदा अपने पास, फिरोजाबाद वगैरह में आपने देखा है कि वहां पे ग्लास इंडस्ट्री है, तो बहुत सारी चीजें ग्लास की बनाई जाती हैं, जैसे क्रॉकरी का कोई सामान हो गया, तो आप वहां खरीदेंगे तो कोई महंगा आइटम होगा तो उसमें आप देखेंगे ग्लास का कोई महंगा आइटम होगा तो उसमें एक भी बबल नहीं होगा, क्लैरिटी बहुत होगी। और जो सस्ता होगा उसमें बबल्स वगैरह मिल जाएंगे, क्लैरिटी नहीं होगी, क्योंकि बबल वगैरह कई बार बनाते समय, मैन्युफैक्चर करते समय उसमें ट्रैप हो जाते हैं, और इसकी वजह से वो बबल्स TIR की वजह से क्या करते हैं, स्पार्कल करते हैं। और लास्ट एक आपके मेडिकल से रिलेटेड है, विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन, ठीक है, स्टमक, ईसोफेगस इन एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी आपने नाम तो सुना होगा, हमारे गले में 2 नलियां डाल दी जाती है अंदर, हमारे कहीं यहाँ स्टमक वगैरह में कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो गले में उस इन्फेक्शन को एग्जामिन करने के लिए, क्योंकि यहाँ तक तो डॉक्टर क्या है, गले को तो ऐसे टॉर्च लगा के कई बार आपने देखा वो चेक कर लेता है, लेकिन अंदर कोई घाव हो गया, अल्सर हो गए, ठीक है, या कोई स्वेलिंग है, या कोई रेडिशनेस है, कुछ और इन्फेक्शन है, क्योंकि कई बार खाना वगैरह खाते हैं, एसिडिटी होने की वजह से घाव वगैरह हो जाते हैं, दिक्कत होती है, जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करता है डॉक्टर, नली डाल के उसको विजुअल एग्जाम करता है। तो वो जो ट्यूब होती है, एक ट्यूब में लाइट जाती है और दूसरी में कैमरा लगा होता है ना। अब तो और एडवांस टेक्नोलॉजी है, मेरे ख्याल से शायद एक ही में सब कर देते हैं। तो उसमें क्या है कि लाइट क्या करेगी, अंदर तो अंधेरा होगा हमारी बॉडी के अंदर, है ना, तो उसमें इल्यूमिनेट कर देती है उन पार्ट्स को, और जो कैमरा है वो क्या करता है, उसकी फोटो या वीडियो कैप्चर करता है, जिसे हम बाहर कंप्यूटर पे देख सकते हैं। तो अंदर कोई स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, कोई घाव है, तो उसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो जो लाइट भेजी जाती है वो फाइबर से जो भेजी जाती है, वो लाइट ऐसी जैसे डेकोरेटिव लैंप में यहाँ से लाइट ट्रेवल होकर यहाँ जा रही है, तो अंदर विजुअल एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है, यूज करते हैं। तो लाइट इज सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर विच इल्यूमिनेट इंटरनल ऑर्गन एंड ए कैमरा अटैच विद इट टेक्स द पिक्चर ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि एंडोस्कोपी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। बहुत सारे मल्टीपल चीजें होंगी और भी काफी सारी चीजें होती होंगी, लेकिन मेन जो है वो TIR का प्रिंसिपल इसमें यूज होता है, ठीक है। तो बहुत सारे चीजें हैं, एक्सरे हो गया आपका, अल्ट्रासाउंड हो गया, सब जगह फिजिक्स है, MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इंटरफेस, तो हर जगह आप देखेंगे, या स्टेथोस्कोप आला डॉक्टर यूज करते हैं। तो स्टेथोस्कोप भी क्या है, बीट्स पे काम करता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड है, डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है। एक्सरे तो आप पढ़ ही चुके हैं, है ना। इसी तरह से हर कोई चीज आप देखो, इवन इंजेक्शन भी जो लगाते हैं, तो इंजेक्शन में जो सुई होती है वो पतली क्यों रखी जाती है, मोटी सुई क्यों नहीं होती, उसका कारण ये है कि थोड़ा सा अगर हम फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाता है। टिप का एरिया देखो, प्रेशर P होता है F/A, तो सुई अगर पतली होगी तो एरिया कम होगा, और एरिया कम होगा तो ये जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, तो हमारी बॉडी को आसानी से पंक्चर कर जाएगा। अब सोचो सुई मोटी होती तो फोर्स फिर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसको बॉडी में पेनिट्रेट कराने के लिए प्रेशर तो एक रिक्वायर्ड चाहिए, तो या तो इसको बढ़ाया जाए या इसे कम किया जाए, तो एरिया कम कर देते हैं, ठीक है, एरिया कम कर देते हैं। तो हर चीज में कहीं ना कहीं फिजिक्स तो यूज होती है, चाहे मेडिकल साइंस है या कुछ कुछ भी है। अब इसके बाद देखिए, ये मेरी तरफ से शीट मैंने आपको भेज दी थी, कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं इसके बाद आगे, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, सिंगल कर्व्ड सरफेस, छोटा सा टॉपिक है, कुछ फॉर्मूले हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और एक शीट में आपको इसमें भेज दूंगा अभी, तो उसके क्वेश्चन आप ट्राई कर लेंगे। अच्छे क्वेश्चन है उसमें, है तो लिमिटेड ही, और इसमें भी फॉर्मूले ज्यादा है नहीं। अब देखिए इसमें रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व्ड सरफेस, रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व्ड सरफेस। तो सिंगल कर्व्ड सरफेस का मतलब है यहाँ पे कोई भी बाउंड्री है इस तरह की, मान लें ये है, आपने कहा ऐसे क्यों लिया, ऐसे क्यों नहीं लिया, कैसे भी ले सकते हैं, उससे कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब इसमें यहाँ ये रेडियस है इस कर्व्ड सरफेस की, ये फ्लैट भी हो सकता है, अगर फ्लैट होता है तो r की वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है O, तो यहाँ से ले जा रही है ऐसे करके। अब ये अगर ये कर्व्ड सरफेस है तो जाहिर सी बात है इसका कहीं सेंटर भी होगा, तो ऐसे करके, और पूरा कर्व्ड होना हो, ये सिलेंडर टाइप का भी चलेगा लेकिन सेंटर होगा इसका कर्वेचर। तो ये मान लो यहाँ पे है, तो मैं एक लाइन ऐसे खींचूंगा,
ये यहाँ पे ये सेंटर हो गया, और इधर का जो मीडियम है लेट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। मैंने ये नहीं कहा कि ये रेयर है या डेंसर है, मैंने सिर्फ ये कहा है इधर का μ1 है और इधर वाले मीडियम का μ2 है, बस मैं इतना कह रहा हूँ, ठीक है, ये μ2 है। अब जो रे यहां से गई, सपोज एक पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, अगर ये इधर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और मैं मान लेता हूं कि अगर ये ज्यादा होगा यानी डेंसर होगा तो टुवार्ड्स द नॉर्मल झुकेगी और इमेज यहाँ कहीं बन जाएगी, और अगर ये रेयर हुआ इसके रेस्पेक्ट में तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे मुड़ेगी, तो पॉसिबिलिटी है कि इमेज इधर बन जाए, पॉसिबिलिटी है, मैंने कहा हो सकता है कि ये उतना ना मुड़ा आगे ही बना दे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं और मान लो रे यहाँ आके मिल गई, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज हो गई और ये सेंटर हो गया। तो ये जो रेडियस मैं बोल रहा हूँ, ये रेडियस एक्चुअली ये वाला जो डिस्टेंस है इसे हम रेडियस बोलते हैं। लेट ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं टेम्परेरी पी कह रहा हूँ, पोल तो नहीं कह सकते इसको, बस पोल के जैसा बिहेव करता है ऐसा कह सकते हैं, है ना, पोल नहीं है तो ये मिरर में ही बोलते हैं। तो ये O हो गया, ये P हो गया, ये C हो गया, ये I हो गया, इमेज यहाँ बनी, और ये जो डिस्टेंस है ये इसकी रेडियस है, यानी इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपको कुछ डिस्टेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का यहीं से नापते हैं। अच्छा, जो साइन कन्वेंशन हमने पीछे पढ़े हैं 3, वो साइन कन्वेंशन यहाँ पे भी लागू होंगे। क्या थे? जिस डायरेक्शन में रेज जा रही है तो रेज इस डायरेक्शन में जा रही है, उसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज टेकन एज पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, रे इधर जा रही है इसलिए। अब अगर इस फिगर को उल्टा बना देंगे तो इधर अगर रे आती है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेंगे। फिर सारे डिस्टेंस पोल से नापते थे, यहाँ पे भी P पॉइंट से सारे डिस्टेंस नापेंगे, ये वाला और ये वाले, राइट। तो अब आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, इसे अगर मैं u लिख रहा हूँ और डिस्टेंस में इधर मेजर करूंगा तो u का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ से जब सेंटर का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये जो r है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और इमेज I का डिस्टेंस जो कि मैं यहाँ पे v कह रहा हूँ वो भी यहाँ से मेजर करेंगे तो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये जो सरफेस है इसकी जो रेडियस है वो मैंने उधर भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं इस बैच में, क्योंकि 12th का बैच तो है नहीं। तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला चलता है और वो फॉर्मूला है μ2 अपॉन v और μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, सिर्फ एक फॉर्मूला। तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, μ2 माइनस μ1 अपॉन r, एक ही फॉर्मूले से कर सकते हैं। चाहे देखो, चाहे ये ऐसे सरफेस हो चाहे वो ऐसे सरफेस हो, बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ये v, u और r को साइन के साथ रखना है। साइन कन्वेंशन मैंने बता दिया, वही पुराने वाले साइन कन्वेंशन है जो यहाँ पे भी यूज हो रहे हैं, और वो आगे लेंस में भी वही वाले चलने वाले हैं। कोई साइन कन्वेंशन 3 बार नहीं करने, कोई अलग भी नहीं, वही चीज है। तो आपको यहाँ पे एक तो ये लिखना होगा कि v, u और r इनको साइन के साथ रखा जाए, मस्ट बी टेकन विद साइन, ठीक है। v, u एंड r मस्ट बी टेकन विद साइन, v, u और r को साइन के साथ लिया जाना चाहिए। अब μ1 μ2 को तो साइन के साथ मतलब नहीं है ना, μ1 μ2 तो वही होंगे, और इसमें इससे फर्क नहीं पड़ता इधर वाला रेयर है इधर वाला डेंसर है या उल्टा है, फर्क नहीं पड़ता, आपको वैल्यू बस रखनी है प्रॉपर, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है, बहुत आसान है। इसी में फिर आगे मैग्निफिकेशन का भी केस बन सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है उसका कुछ साइज दिया होता है, जैसे फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये इसकी पॉइंट इमेज है, लेकिन कभी कभी यहाँ ऑब्जेक्ट का भी कुछ साइज गिवन हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैग्निफिकेशन से जरूरी हो जाता है, और वो मैग्निफिकेशन आपको आना चाहिए। अब वो मैग्निफिकेशन कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको बता देता हूँ। तो अब यहाँ पर इसमें एक ही फॉर्मूला होगा, बस ये यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट v, u एंड r, इनके साइन के बारे में ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन, और बहुत ज्यादा केसेस इसमें नहीं आ सकते, तो अब इसमें मैग्निफिकेशन में हम केवल लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे इसमें, वो भी मैं बता रहा हूँ, नहीं पढ़ाते लोग, लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं बताते इस केस में, मैं बता रहा हूँ आपको। तो लीनियर मैग्निफिकेशन में जैसे ये सरफेस है और यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट O है, अब इसका कुछ साइज है, लेट ये साइज को भी मैं O लिख रहा हूँ, तो ये रे ऐसे आई सपोज और ये ऐसे मुड़ गई, एक जस्ट एक डायग्राम है समझाने के लिए, और यहाँ मान लो इसकी इमेज बन गई, लेट दिस इमेज इज I एंड दिस साइज इज I, साइज भी I रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इमेज को भी, ठीक है। ये रे आके यहाँ पे,
और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका वही u, और ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज v। तो मैग्निफिकेशन में लीनियर है और ये परपेंडिकुलर रखा है। तो मैं लीनियर में भी मैंने आपको दो बताए थे, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल नहीं लिया मैंने, ट्रांसवर्स वाला लिया है। मैंने कहा वैसे तो चांसेस भी बहुत कम होते हैं मैग्निफिकेशन वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाने के, और अगर पूछेगा भी तो यही लीनियर मैग्निफिकेशन को लेके क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो u है, ये v है, और इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये μ1, और इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 है। ठीक है, बाउंड्री कैसी भी हो सकती है, आप इस डायरेक्शन में ले लो, इस डायरेक्शन में ले लो। और एक चीज मैं बता दूं, अगर मान लो कभी बाउंड्री फ्लैट हो जाए, जो हम पीछे अभी तक पढ़ के आ रहे हैं, PIR से पहले हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, तो वहां इस वाले फॉर्मूले में आप देखोगे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, तो वो जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म ही जीरो हो जाएगा, v की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और वो जो एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला था ना वही मिल जाएगा, एपरेंट डेप्थ वाला करके देख सकते हो आप इसको, ये तो जीरो हो जाएगा जब फ्लैट सरफेस होगा ना, जब फ्लैट सरफेस होगा तो r की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो ये तो जीरो हो गया, आप इसको इधर ले आओ और v की वैल्यू निकाल लो। तो वो जो एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला था ना जिसमें x डैश, असल में उस सिचुएशन में पता है ये क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका, इधर देखना μ2 अपॉन x डैश, और ये μ1 अपॉन x, ये रियल वाला है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर फ्लैट है तो। ठीक है, अब x डैश आपको चाहिए तो x डैश को इधर ले जाओ, बाकी को इधर ले आओ, तो μ2 अपॉन μ1 इंटू x आ गया। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है आपको लग रहा होगा ये मल्टीप्लाई है, ये बिहेव करेगा मल्टीप्लाई या डिवाइड, डिपेंड करता है बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, μ2 बड़ा है कि μ1 बड़ा है। अगर μ2 बड़ा हुआ यानी डेंसर में देख रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर में, हम कहा है रेयर में। ठीक है, μ2 μ1 हमको x डैश निकालना है, ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट हमारा μ1 में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है μ1 में रखा हुआ है, और ये बड़ा है, उल्टा बोल दिया मैंने, हम इधर से देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में वो इसमें। ठीक है, तो अब ये एक तरह से x डैश हो गया, और ये सॉरी x हो गया, और ये हो गया x डैश। तो ये μ2 μ1 की वैल्यू डिसाइड करेगी कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू या तो 1 से बड़ी आएगी या 1 से छोटी आएगी। तो जो x डैश होगा हमारा वो इस x से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, वो डिपेंड करेगा इनमें बड़ा छोटा कौन है। ठीक है, आपको मेरी बात शायद समझ में आई हो। एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा इसी में, ये हम कई बार क्या परसेप्शन लेके चलते हैं, μ2 μ1 ये वाली तो ठीक है, ये v और u को लेके कंफ्यूजन ये होता है कि μ1 वाले मीडियम में ऑब्जेक्ट होता है और μ2 वाले मीडियम में इमेज बनेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इमेज इधर ना बनी हो, इधर ही बन जाए, यानी इट इज पॉसिबल कि इमेज सेम मीडियम में बन जाए जिसमें ऑब्जेक्ट है। कैसे, ये रे ऐसे ना मुड़ के ऐसे मुड़ गई होती अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो आगे तो मिलेगी नहीं, तो पीछे एक्सटेंड करेंगे, फिर यहाँ जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज होगी। तो कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि μ2 और μ1 को ऐसे याद कर लेते हैं कि μ2 है इमेज वाला मीडियम और μ1 है ऑब्जेक्ट वाला मीडियम। ऐसे कभी याद मत करना, क्योंकि मैंने आपको बताया फिलहाल पिक्चर ऐसी है, और इससे हम ये सोच लेते हैं μ2 मतलब इमेज वाला मीडियम और μ1 मतलब ऑब्जेक्ट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन मैंने आपको बताया ऐसा पॉसिबल है, रे ऐसे ना मुड़ के ऐसे मुड़ गई और यहाँ पे बन गई इमेज, तो मालूम पड़ा ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही में बना दिए, बन गए। तो फिर आपने दोनों का μ1 ले लिया, गलत कर दिया आपने, μ1 नहीं, यहाँ तो परमानेंट μ2 μ1 आएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि μ2 μ1 है क्या। μ2 क्या है, जिस मीडियम में रे जा रही है, इमेज कहाँ बन रही है दैट डजंट मैटर, जा तो रही है ना, पार होके निकलेंगे, या तो ऐसे मुड़ेंगे जाएंगी तो इसी में ना, जाएंगी तो इसी में। तो μ2 सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे एंटर कर रही है, बस ये बोलना है जिसमें रे एंटर कर रही है। इमेज कहां बन रही है दैट डजंट मैटर, इमेज कहां बन रही है दैट डजंट मैटर। और इस वाले में ये μ1 वो मीडियम है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या जिससे ऑब्जेक्ट भी रखा हो ऐसा भी नहीं बोलना है, इसके लिए भी ये बोलो μ1 वो वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से रेज आ रही हैं, जिसमें से रेज आ रही हैं। μ1 वो मीडियम, μ2 जिसमें जा रही है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 के लिए आप अगर लिखना चाहें, मैं यहां लिख देता हूं μ1 और μ2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फ्रॉम विच रे इज इंसिडेंट
इससे फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट यहाँ है, क्योंकि हो सकता है एक ऐसे डाइवर्ट कन्वर्टिंग टाइप की बीम हो और आगे जाके मिले ऐसे आ रही हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ होगा ही नहीं, फिर वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा इधर, उसकी इमेज इधर बन सकती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फ्रॉम विच रे इज इंसिडेंट, ठीक है। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच रे एंटर्स, ठीक है, रे जिसमें एंटर करे, ठीक। ये एक तो अंतर आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन का हम डेरिवेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्नेल्स लॉ लगाना होगा। ये देखिए, ये वाला ये जो लाइन है ना बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो नॉर्मल का काम कर जाएगा। ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा। और स्मॉल एंगल के लिए स्नेल्स लॉ जब लगाएंगे तो जरूरत पड़ने पे साइन आई को टेन आई और साइन आर को टेन आर जब लिख लेंगे तो टेन आई में दिस अपॉन दिस और टेन आर में दिस अपॉन दिस करके जब रिलेशन निकालते हैं ना, तो मैग्निफिकेशन होता क्या भैया, मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आता है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको जब सॉल्व करोगे ना, वो जो टेन आई वाले रिलेशन से, टेन आई, तो टेन आई को सिंपली आई लिख लेंगे हम, टेन आई को सिंपली आई, एंगल छोटे हैं, आर छोटा है, तो वहां से जो रिलेशन निकल के आता है वो ये आता है, μ1 v अपॉन μ2 u। आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो। मैंने आपको अप्रोच भी बता दी, दो लाइन में चाहो तो आप निकाल भी सकते हैं। सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो जैसे ये आ जाएगा μ1 sin i और μ2 sin r, तो sin r और उसको फिर हम 10i और 10r कर लेंगे। 10i और 10r की वैल्यू यहां से निकलो, o अपॉन u और i अपॉन v। सॉल्व करोगे, i और o को सेपरेट करोगे, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। सिंपल है, कोई कैलकुलेशन थोड़ी है इसमें। ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। आगे बस ध्यान रखना, ये μ1 μ2 v by u है, तो v μ1 ये था लेकिन इमेज इसमें बन रही है जिसका प्रोडक्ट हो रहा है, और μ2 ये है और ऑब्जेक्ट ये है। फिर आप इसमें वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। कम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ना के बराबर, लेकिन अगर क्वेश्चन हो तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है कि जैसे ऑब्जेक्ट ही चलना शुरू कर दे तो इमेज कितने से चलेगी, ऑब्जेक्ट अगर चलना शुरू कर दे तो इमेज कितने से चलेगी। तो अब इसमें क्या होगा, ये वाले फॉर्मूला में अगर u वेरी करेगा तो v वेरी करेगा। r तो रेडियस है, फिक्स है वो तो, ठीक है, ये भी फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, इसमें u के वेरिएशन के साथ v का वेरिएशन देख लेंगे, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अब ये भी केस में बता देता हूं, ये तो मैं हटा रहा हूं। तो इसी में 3 फॉर्मूले टोटल जानने के, खेल खत्म। उसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन करेंगे। मैं अभी क्लास के बाद आपको डीपीपी भेज दूंगा, उसके क्वेश्चन आप लगा लेंगे, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज, लेट इसे हम vi कह रहे हैं। तो और ये सपोज एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है o और वो इधर जा रहा है और इस ऑब्जेक्ट की स्पीड vo है एंड किसी इंस्टेंट पे ये u है, और यहाँ पर ये इमेज है और इसका जो डिस्टेंस है ये v है, इमेज का डिस्टेंस। अभी देखते हैं इमेज किस डायरेक्शन में जा रही होगी, वो डिपेंड करेगा μ1 μ2 की वैल्यू और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। बट यहाँ पर μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो μ2 की वैल्यू तो हमने कांस्टेंट है, 1 अपॉन v का डिफरेंशिएशन मैंने 1 अपॉन x का कई बार कहा भी है कि आप इसको याद कर लो, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dv अपॉन dt। इधर आएगा आपका μ1 और इनटू माइनस का तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन u स्क्वायर, और ये आपका du अपॉन dt, और ये पूरा का पूरा टर्म μ2 μ1 r, रेडियस तो कांस्टेंट होगी तो ये आ गया 0, ठीक है, ये 0 आ गया। अब देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये थोड़ा सा समझ लेना, ये जो μ1 μ2 किताबों में मैंने कई बार देखा लिखा होता है कि वो मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है और वो मीडियम जिसमें इमेज बन रही है, तो एकदम गलत होता है। कई बार क्या होता है, इमेज सेम ही उस मीडियम में बन जाती है, फिर बच्चा μ1 रख देगा तो गलत हो जाएगा ना। अब इसको जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको इधर ले जाते हैं या इसको इधर ले जाते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, और आप देखिए यहाँ पे ये जो dv अपॉन dt है और ये du अपॉन dt है, राइट।
तो ये जो VO है दिस इज एक्चुअली द रेट एट विच U इज चेंजिंग, और यहाँ पे इमेज ये VI ये आ गया आपका dV अपॉन dt, द रेट एट विच डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज चेंजिंग। तो ये क्लियरली यहाँ से आप देख सकते हैं dV अपॉन dt ये 1 अपॉन V स्क्वायर, और इसके साथ में ये आ गया आपका μ2, और दूसरी तरफ आ गया μ1 और U स्क्वायर du अपॉन dt। तो dV अपॉन dt ये वाले को मैं VI लिख देता हूँ, बाकी सबको इधर ले आता हूँ। तो ये आया आपका μ1 अपॉन μ2 आ गया एक तो, और ये आ गया V स्क्वायर बाई U स्क्वायर, ठीक है, या इसे आप V बाई U का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये वाला जो टर्म है दिस इज VU। तो आप एक चीज अब नोटिस कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि ये V बाई U का स्क्वायर है, तो इसमें साइन भी अगर लेंगे तो ये सिर्फ पॉजिटिव बना देगा, ये तो रेशियो आएगा, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। अब इसका जो भी साइन होगा V होगा वही साइन VI का आएगा। कहने का मेरा मतलब है अगर इमेज ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है तो इमेज इधर ही जाएगी, ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है तो इमेज फिर इधर ही जाएगी, यानी दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल मूव इन सेम डायरेक्शन। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं इसी फॉर्मूले को, चाहो तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो मैं इसमें से अगर एक V बाई U को साइड में कर लूं, एक V बाई U को साइड में कर लूं, तो आप देखोगे ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा आपका M हो जाएगा। आपको शायद बात समझ में आई हो। या एक काम कर सकते हैं, इसमें μ1 अपॉन μ2 का एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर देता हूँ, एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड कर देता हूँ, तो ये M का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी उल्टा हो जाएगा μ2 अपॉन μ1, एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड का मतलब ये उल्टा हो गया, और ये हो गया M स्क्वायर। अभी हमने M की वैल्यू लिखी थी, आपको मेरी बात शायद समझ में आई हो, ठीक है, मेरी बात शायद आपको समझ में आई हो। तो इस तरह से आप इमेज की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ना के बराबर मिलेंगे, बहुत कम मिलते हैं, पर मैं तो थोड़ा पढ़ा देता हूँ, कभी कोई पॉसिबिलिटी अगर ऐसी आ जाए तो आप बना सकते हो फॉर्मूले, क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ दिस। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैं एक दो करा देता हूँ, अभी टाइम तो हो गया, चलिए कोई बात नहीं, मेरी अगली क्लास है, आज यहीं रुकते हैं। आपको नोट करना है तो नोट कर लो, मैं अभी आपको क्लास के बाद DPP एक भेज दूंगा, अच्छे क्वेश्चन होंगे, लिमिटेड है लेकिन काफी सारे क्वेश्चन उसमें जो भी है वो बाकी सोर्स से आप और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं मंडे को 31 को IIT और मेडिकल का दोनों अलग पेपर है, तो मुझे अपनी नाम, अपनी जीमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर मैसेज जरूर करें, ठीक है। ऑनलाइन मोड में ही होगा, वही टाइम बाउंड होगा, पहले की तरह नहीं है। अभी कल मैंने चेक कर लिया, काफी अच्छा वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, तो वही आपको एक लिंक में भेजूंगा, पेपर ओपन हो जाएगा, टाइम अपना चलेगा। आज उसकी थोड़ा सा टेस्टिंग और चेक कर लेते हैं। तो आपकी जीमेल आईडी जो होगी वो जीमेल आईडी का यूज होके ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो जीमेल आईडी आपकी जरूरी है, मोबाइल नंबर जरूरी है।